आपका करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह पाता, रेदर देन आपकी स्टैटिक सब्जेक्ट की कमांड ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है। करंट लगभग सब लोग यही पढ़ रहे हैं। अगर कुछ बहुत आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन आ गया तो वो सबके लिए ही क्वेश्चन, मेजॉरिटी के लिए मैं बोल सकती हूँ, वो मेजॉरिटी के लिए वही रहता है, हिट एंड ट्राई इंसान कर रहा है। बट अगर आपके स्टैटिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपके आउट ऑफ रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में रहता है, जुडिशरी न्यूज़ में है, गवर्नर न्यूज़ में रहता है, तो आप देखिए यही क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपको देखने भी मिलते हैं। करंट के टॉपिक्स को इस तरीके से आप स्ट्रैटेजिक टॉपिक से अलाइन करिए और उस तरीके से करके आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। पेपर जो PYQ है उसी से एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि उठ के आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ मत भागिए जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, रेदर देन स्ट्रैटेजिकली आप पढ़िए वो चीज़ें जो आपको समझ में आए कि एग्ज़ाम के ट्रेंड में रहा है। आप 2011 से लेकर सारे पेपर सॉल्व करिए, उससे जो आप एलिमिनेशन टेक्निक सीखेंगे वो आपको कोई और चीज़ नहीं सिखा पाएगी। मुझे लगता है कम से कम 50 टेस्ट दिए थे। 50 जनवरी से मैं टेस्ट स्टार्ट किया था और मैंने 50 टेस्ट दिए थे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको आंसर पता भी होता है, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ना तो आपको कुछ 1-2 पॉइंट एड ऑन मिल जाते हैं। वही एड ऑन एक्चुअल आपकी नॉलेज एनरिच कर रहा है और वही आपको रियल एग्जाम फ्रेम में क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल करता है। और यूपीएससी के पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि एक स्टेटमेंट भी एलिमिनेट कर दिया तो आपको आंसर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि टेस्ट लगाने की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 5-6 साल के क्वेश्चंस पेपर उठाइए, उसमें जितने मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं सबको सॉल्व करिए। अगर आपसे उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, यूट्यूब में जाइए, आप देखिए बहुत सारे कोचिंग्स हैं जिनको उसको सॉल्व करवाया हुआ है। जैसे नंबर सिस्टम लास्ट 2 साल से डोमिनेट कर रहा है, पिछले साल था, पिछले साल भी उससे क्वेश्चंस देखने मिले। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये 5 साल के क्वेश्चंस कर लिए तो वहाँ से आपको 10-15 क्वेश्चंस में मदद नहीं मिल जाएगी पेपर में। और सीसेट जिनका रुकता भी है वो 1-2 क्वेश्चंस वाला ही खेल होता है। जो हमारे दिल से आंसर आ रहा है वो आंसर नहीं, आप उसमें वर्ड पढ़िए कि क्या पूछ रहा है। कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशंस में भी एलिमिनेशन टेक्निक लगती है जैसे जीएस में लग जाती है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और आपका डिसिप्लिन कोई और नहीं ला सकता है। तो अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन रूम में कर पा रहे हैं तो भी मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी में बस आपको ये याद रखना है कि आपके अंदर आपको हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं करना है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है और अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना है। इन्होंने 3 अटेम्प्ट दिया, ये चौथा अटेम्प्ट है और इस बार मैम पूरी तैयारी के साथ यूपीएससी में उतरना चाह रही हैं। ये वीडियो उन सभी बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने शुरुआत की है यूपीएससी की, स्पेशली प्रीलिम्स की। तो अब तक की जो मैम की जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज़ है प्रीलिम्स को लेके, बहुत ही मैच्योर लेवल पे है और मैम कुछ उसमें से बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करेंगी, वैसी बातें जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी ओवरऑल यूपीएससी की जो जर्नी होगी, प्रिपरेशन होगी, उसमें ऐड ऑन करेगा, उसको फाइन ट्यून करेगा, उसको सप्लीमेंट करेगा मैम की जो एक्सपीरियंस है। मैम सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सोर्सेस क्या होने चाहिए और हम इसको स्टैटिक से कैसे लिंक करेंगे, PY को क्या उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम पहले करंट अफेयर्स के बारे में बताइए। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी के लिए आपको एटलीस्ट 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स करना चाहिए। आप 1 ईयर का बहुत अच्छे से करिए, बट लास्ट 6 मंथ का भी जो करंट है उसको देख के जाइए। बिकॉज अगर आप अभी के क्वेश्चंस देखेंगे तो लास्ट टाइम भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल पहले पढ़े गए थे, जो पेपर में आए हुए थे। तो ये ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो आपको थोड़ा 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स होना चाहिए। इसमें भी मैं कहूँगी कि करंट अफेयर्स आप 2 सोर्सेज से कर सकते हैं। मैंने विजन की प्रीटी 365 जो आती हैं वो पढ़ती थी और उसके अलावा शून्य IAS का जो करंट अफेयर्स आता है मैंने उसको पढ़ा हुआ है। और करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे हैं तो जैसे विजन की भी मैगजीन आती है, उसमें बहुत ज़्यादा लिख के आता है, पूरा एक टॉपिक पे 1.5 पेज होता है। आपको उसमें से थोड़ा छांट लेना चाहिए कि ये पोर्शन मेरे प्रीलिम्स के मैटर का है और ये मेरे मेंस के मतलब की चीज़ है। क्योंकि अगर आप सारा पढ़ने बैठेंगे तो आपको रिवाइज करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। सिमिलरली शून्य भी जो है उसमें शॉर्ट में देता है वो सारा करंट अफेयर्स, बट देन टू मैं कहूँगी कि उसमें से आप 2-3 लाइन हाईलाइट करिए कि आपको कितनी याद रखनी है और आप उसका मल्टीपल रिवीजन करिए। रिवीजन का तरीका भी मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने 1 महीने की करंट करी उसको रखिए, 5-6 दिन बाद उसको फिर से पढ़िए। अच्छा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगी। जब आप 2nd मंथ की करंट कर रहे हैं तब 2nd मंथ की करने के बाद फर्स्ट वाली को एक बार फिर से पढ़िए, तो आपका अब ये उसका 3rd रिवीजन हो गया।
ऐसे ही जब आप थर्ड मंथ की करते हैं तो सेकंड को उसके साथ रिवाइज करिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे और एक बुक को अगर आप 3-3 बार करके चल रहे हैं तो फाइनल एग्जाम तक आपको रिकॉलिंग में वो काफ़ी हेल्प करता है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको मैग्रा हिल की इस इंटरनेशनल रिलेशन की बुक के बारे में बताऊंगा। ये बुक अलग है, डिफरेंट है, बढ़िया है। क्यों डिफरेंट है, क्यों अलग है, क्या इसमें क्वालिटी है जो अन्य बुक से इसको खास बनाती है। दोस्तों, ये बुक 2 IPS द्वारा लिखी गई है, अशोक सर हैं और राजेश सर हैं। इन दोनों ने इस बुक को लिखा है। साथ ही उसमें अगर आप जब बुक को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कंटेंट के रूप में वो सारी चैप्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन की मिलेगी एज पर जो यूपीएससी की सिलेबस है उसके हिसाब से दी गई है। यही नहीं दोस्तों, आप जब किसी भी एक चैप्टर को पूरा करेंगे तो उसके साथ आपको केस स्टडी मिलती है जो आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाती है। और जब भी आप दोस्तों पढ़ाई करेंगे और कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जो PYQ है और आपके पढ़े हुए से आ गया तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है। तो हर चैप्टर के बाद आपको यहाँ पे PYQ भी दी गई है। दोस्तों, मैग्रा हिल की खास बात ये होती है मैग्रा हिल बुक की कि उनके ग्राफिक्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही क्लियर क्रिस्टल होते हैं और पेज की क्वालिटीज भी अच्छी होती है। वैसे तो मैग्रा हिल की सारी बुक अच्छी है, लेकिन इस वक्त हमारे पास इंटरनेशनल बुक है, इंटरनेशनल रिलेशन की बुक है, इसलिए मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स दी गई है, की फैक्ट अबाउट ब्रिक्स। आपके राइट साइड में एक बॉक्स दी गई है जिसमें की फैक्ट्स दिए गए हैं चैप्टर वाइज। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए ये सब चीज दिया गया है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको मजबूती देता है। हाँ, लैंग्वेजेस जो इसके बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड। और इसमें जो सिलेबस कंप्रहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस है। पेपर क्वालिटी की बात करें, पेपर क्वालिटी अच्छी है और ये इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस कम वक्त में नहीं बता पाता, लेकिन मेरे हिसाब से आई रिकमेंड कि आप अगर जब भी कभी जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन की बुक लेने तो दोस्तों मैग्रा हिल की इसी बुक को लीजिएगा। अशोक सर और राजेश सर जो हैं IPS, इनके द्वारा लिखी गई ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इंटरनेशनल रिलेशन की फुल कवरेज सिलेबस जो यूपीएससी की है वो इस बुक से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक की आपको लिंक दे दी जाएगी, आप चाहें तो वहां से इस बुक को परचेस कर सकते हैं। मैम, न्यूज़पेपर नहीं पढ़नी है क्या? न्यूज़पेपर पढ़िए, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो मैगजीन्स हैं वो न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से कवर कर लेती हैं। ऑलरेडी बना के दे रहे हैं आपको। न्यूज़पेपर का रोल मुझे मेंस में ज़्यादा समझ में आया, इंटरव्यू में तो सबसे ज़्यादा है, बट प्रीलिम्स में अगर आप चाहें तो ये दोनों मैगजीन्स काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर लेती हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स का अनुभव रहा है कि आपका करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह पाता, रेदर देन आपके स्टैटिक सब्जेक्ट की कमांड ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि करंट लगभग सब लोग यही पढ़ रहे हैं। अगर कुछ बहुत आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन आ गया तो वो सबके लिए ही क्वेश्चन, मेजॉरिटी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो वो मेजॉरिटी के लिए वही रहता है, हिट एंड ट्राई इंसान कर रहा है। बट अगर आपके स्टैटिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपके आउट ऑफ रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम, अब चूंकि आई थिंक 100 दिन से भी कम दिन बचे हैं जी, तो इस वक्त करंट अफेयर्स का तैयारी कैसे करें और किन किन पोर्शन को हम देखें और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अब जो भी 100 दिन 90 दिन बचे हैं? देखिए, करंट अफेयर्स आप देखें तो इकोनॉमी का जो पेपर है वो जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट करंट अफेयर से अलाइन होके ही आता है। तो आप इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करें। जो भी इकोनॉमिक्स का बजट आ रहा है, बजट आ गया है, इकोनॉमिक सर्वे है, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। सिमिलरली पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए आप PYQ को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि और जो भी इन न्यूज़ टॉपिक्स रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में रहता है, जुडिशरी न्यूज़ में, गवर्नर न्यूज़ में रहता है, तो आप देखिए यही क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपको देखने भी मिलते हैं। तो करंट के टॉपिक्स को इस तरीके से आप स्ट्रैटेजिक टॉपिक से अलाइन करिए और उस तरीके से करके आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए इसकी। फिर उसके अलावा साइंस एंड टेक को अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि साइंस एंड टेक से आप क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है उसको करंट से अच्छे से करिए। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर वगैरह का जैसे लास्ट टाइम हेरिटेज साइट इंक्लूड हुई थी तो वो आ गया था एज इट इज़ क्वेश्चन। तो आपको ये पेपर जो PYQ है उसी से एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि उठ के आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ मत भागिए जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, रेदर देन स्ट्रैटेजिकली आप पढ़िए वो चीज़ें जो आपको समझ में आए कि एग्ज़ाम के ट्रेंड में रहा है। और दूसरी बात, UPSC के लिए मैं बार बार कहूँगी कि आप 2011 से लेकर सारे पेपर सॉल्व करिए। उससे जो आप एलिमिनेशन टेक्निक सीखेंगे वो आपको कोई और चीज़ नहीं सिखा पाएगी। दोस्तों, लास्ट प्रीलिम्स में शी गॉट द हाईएस्ट इन GS, लेकिन अनफॉर्चुनेटली CSET ने
काम खराब कर दिया। जी। मैम सुना था कि आपका जीएस में सबसे अच्छा मार्क्स रहा। जी। क्या अब स्ट्रेटजी की बात करें, क्या कैसे तैयारी की थी और इस बार कैसे तैयारी आपकी जीएस के लिए? देखिए, जीएस के लिए मेरा यही रहा है, मैंने करंट अफेयर्स 2 सोर्स से किए। मैंने अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से कमांड बनाई कि पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, इनसे आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। साइंस एंड टेक को मैंने ड्यू इंपॉर्टेंस दिया। आईआर, साइंस एंड टेक ये आप करंट अफेयर्स से करिए। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की है। हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम और एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैंने उसकी एनसीईआरटी की है। ज्योग्राफी के लिए मैंने पूरी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की है। तैयारी कैसे की जितने मार्क्स आ गए? क्या ऐसा कुछ तो किया होगा अलग? मैंने मुझे लगता है कम से कम 50 टेस्ट दिए थे। 50 जनवरी से मैं टेस्ट स्टार्ट किया था और मैंने 50 टेस्ट दिए थे। और टेस्ट देने का मतलब अगर आपके 70 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज करिए। आप ये मत करिए कि सिर्फ ये वाला रॉन्ग हुआ था तो मैं उसको पढ़ लूँ। आपका जो पीछे आंसर, मुझे याद है मैं अपना एक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन में मेरा 3-3.5 घंटा जाता था। तो मुझे कई बार लगता था कि कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं डिवोट कर रही हूँ, बट मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको आंसर पता भी होता है, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ना तो आपको कुछ 1-2 पॉइंट एड ऑन मिल जाते हैं। वही एड ऑन एक्चुअल आपकी नॉलेज एनरिच कर रहा है और वही आपको रियल एग्जाम फ्रेम में क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल करता है। तो ये मुझे लगा कि इसी वजह से मेरे जो जीएस का मार्क्स है वो काफ़ी बढ़ गया था। मैम रिवीजन कितनी बार करनी चाहिए स्टूडेंट को? रिवीजन एटलीस्ट 3 रिवीजन्स आपके होने चाहिए। जी, एटलीस्ट 3 रिवीजन्स होने चाहिए। 4 कर पाएँ तो मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बट 3 रिवीजन ईजिली किए जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि आपने बताया टेस्ट लगाने 50 टेस्ट आपने लगाए। जी। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास ये हो कि उससे भी ज़्यादा लगाए तो वो क्या हेल्प करेगा? टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो टेस्ट लगाने से आप वो डिसिप्लिन्ड वे में 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना सीख पाते हैं, क्योंकि पेपर में वहाँ टाइम पता नहीं चलता कि कैसे ही टाइम गुजर गया। अगर आप टेस्ट टाइमली लगा रहे हैं तो वहाँ पे वो जो एक टाइम प्रेशर है, पहली बात आप उस जंग को तो जीत ही जाते हैं। दूसरी बात, जब आप पेपर लगाते हो तो आपको खुद समझ में आता है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपकी एक्यूरेसी कम है तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तो आप अपनी स्ट्रेटजी बना पाएंगे। तीसरी चीज़ ये होगी कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करती है, किस तरीके से मैं आंसर्स की तरफ पहुंचता हूं। दूसरा, जब आप PYQ के क्वेश्चंस लगाते हैं टेस्ट के फॉर्मेट में तो बहुत सी चीज़ें आपको याद रहती है और आप देखेंगे कि कई क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से रिपीट भी हो जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट रिपीट हो जाती है। अगर आपने उनको अच्छे से किया तो आपको याद आ जाता है कि भाई ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। और यूपीएससी के पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि एक स्टेटमेंट भी एलिमिनेट कर दिया तो आपको आंसर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि टेस्ट लगाने की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैम, जिसने आपका काम खराब किया था पिछले बार सीसेट, जी, इस बार कैसी तैयारी है सीसेट के लिए और क्या स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव है? देखिए, सीसेट में मैं आज सबको यही चीज़ कहूँगी कि सीसेट को प्लीज़ आप इग्नोर ना करें। सीसेट को बहुत ज़्यादा अच्छे से करें। आप उसके लिए टेस्ट ज्वाइन करिए, टेस्ट कर दीजिए। और दूसरी बात, आप जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको लगाइए, उसके क्वेश्चंस देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढिए। इवन अगर आप ट्रिक से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो उस तरफ जाइए, क्योंकि सीसेट में अगर वही पेपर बच्चे को 3 घंटे में मिल जाए तो बच्चा उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, स्पेशली क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत से बच्चे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं और उनके लिए मैथ्स बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आप उसको लास्ट के लिए निगलेक्ट करके मत रखिए कि मैं आखिरी का 1 महीना बचेगा तो देख लूँगा। इसको डेली एक्टिविटी में शामिल करिए। कि कैसे तैयारी करें, रिसोर्सेज कहाँ से लाएं, क्या क्या किन बातों को ध्यान रखें? आप प्रीवियस 5-6 साल के क्वेश्चंस पेपर उठाइए, उसमें जितने मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं सबको सॉल्व करिए। अगर आपसे उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, यूट्यूब में जाइए, आप देखिए बहुत सारे कोचिंग्स हैं जिनको उसको सॉल्व करवाया हुआ है। जी, तो आप जाइए, उनके सॉल्यूशंस देखिए, उनके सॉल्यूशंस को चेक करिए और उन सॉल्यूशंस को रिवाइज करिए। जैसे नंबर सिस्टम लास्ट 2 साल से डोमिनेट कर रहा है, पिछले साल था, पिछले साल भी उससे क्वेश्चंस देखने मिले। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये 5 साल के क्वेश्चंस कर लिए तो वहाँ से आपको
10-15 क्वेश्चंस में मदद नहीं मिल जाएगी पेपर में। और सीसेट जिनका रुकता भी है वो 1-2 क्वेश्चंस वाला ही खेल होता है। बिल्कुल। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं, दूसरी बात कॉम्प्रहेंशंस को भी बिल्कुल आपको निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे दिल से आंसर आ रहा है वो आंसर नहीं है, आप उसमें वर्ड पढ़िए कि क्या पूछ रहा है कॉम्प्रहेंशन। सही। तो उस तरीके से अगर आप जाएंगे, और उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रहेंशंस देखिए। उसके बाद कई कॉम्प्रहेंशंस में भी एलिमिनेशन टेक्निक लगती है, जैसे जीएस में लग जाती है। कुछ बिल्कुल क्रिटिक स्टेटमेंट होंगे जो कि आपको पता चलेगा कि इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो हम इसकी जीएस में भी बात करते हैं, वैसे सीसेट में भी देखने मिलता है कि बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट कई बार लिखे होते हैं, तो वो आपका आंसर नहीं बन सकते हैं। ये चीज़ आप तभी एनालाइज कर पाएंगे जब आप PYQs को अच्छे से देखेंगे। और उससे अगर आपका आंसर गलत भी हो रहा है तब भी, क्योंकि मॉडल आंसर वो आ जाते हैं, आपके आंसर की आ जाते हैं, आप आंसर की से चेक करिए और आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन में कैसे आंसर आ रहे हैं। ये चीज़ें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में इस बार मतलब शामिल की है, देखते हैं वो किस तरीके से वर्क करती है। मैम जो ग्रेजुएशन थी मैथ्स में थी, तो इसलिए ये और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इवन कि IITians हैं उनके लिए भी सीसेट जो है टफ होता जा रहा है, इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें। मैम ने पहले ही बात कही है, और बचे हुए दिनों में तैयारी करें। मैं अब ये वक्त बचा है, इस वक्त आप क्या कर रही हैं और आगे की रणनीति क्या होगी इन दिनों में, किस तरह से जा रही हैं आप? देखिए, इसमें यही है कि मैं अपना हर ऑल्टरनेट में एक टेस्ट देती हूँ और उस टेस्ट को एनालाइज करती हूँ। उसके अलावा मेरा होता है हाफ डे अपना स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए और हाफ डे करंट अफेयर्स के लिए। तो मैं इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाई हुई हूँ। और डेली का 2 घंटे सीसेट, वो मेरा फिक्स है बिल्कुल, कि 2 घंटे निकालिए, सीसेट करिए। और आप हर 2 दिन में सीसेट का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बट वीकली एक टेस्ट ज़रूर दीजिए। तो मैम एग्ज़ामिनेशन आपने जो भी तैयारी की, आप किस तरह से डिलीवर कर रही हैं ये भी डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें आपको याद है लेकिन आप गलत करके आ जाती हैं जी, क्योंकि आपने 2-3 प्री दिया है, तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? देखिए, कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, जैसे इनिशियल वाला तो मैंने अपने कॉलेज के साथ ही दे दिया था, तब उतना प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैं उस चीज़ का तब मुझे इतना नहीं था पता था कि हाँ इतना टाइम लग जाएगा, या मुझे लगा कि एक बार बैठ के देख लेते हैं। बट मैं यही बोलूँगी कि यूपीएससी का अटेम्प्ट आप पूरी तैयारी के साथ दीजिए, उसको इस तरीके से मत करिए कि आप एग्ज़ाम के साथ दे लें। और ये मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपका जिस भी चीज़ से रुका हो, कई लोगों का जीएस में भी मार्क्स कम आ जाता है, सीसेट अच्छा होता है, आप एनालाइज़ करिए। जैसे मैंने एनालाइज़ किया कि मुझे सीसेट में प्रॉब्लम आई है, आपको इस एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है, तभी आप उसमें सुधार कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी के लिए एक अपना चैलेंज होता है। बिल्कुल। आपका मेन कर्तव्य है कि आप उस चैलेंज को रिकॉग्नाइज करिए कि भाई ये मेरी चैलेंज हुआ है, और उस पर काम करिए। अभी टाइम टेबल क्या है आपका? सुबह 10 बजे उठती हैं, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे? मैं थोड़ा जल्दी उठने वाला मतलब मैं इंश्योर करती हूँ 6:30 पौने 7 बजे तक उठ जाऊँ और अपना 8:30 बजे तक लाइब्रेरी आ जाऊँ। लाइब्रेरी आ जाओ। जी। उसके बाद लाइब्रेरी के बाद फिर मैं लंच के टाइम पे घर आती हूँ, लंच करके 1 घंटा रेस्ट, देन दोबारा लाइब्रेरी, शाम में वहीं से चाय के लिए उठ जाती हूँ और फिर सीधे रात में 10 बजे घर। अच्छा जी। तो घर पे तैयारी रात में पड़ती है, अदरवाइज आप लाइब्रेरी में वक्त गुजारते हैं? जी, मैं लाइब्रेरी में। तो घर पे क्यों नहीं, लाइब्रेरी में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है क्या? सर, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, मतलब सबका इंडिविजुअल अपना होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में वहाँ पे पढ़ लेती हूँ। घर में आप अकेले हैं तो कई बार कोई किसी का फ़ोन आ जाएगा तो आप बात करेंगे, बट लाइब्रेरी में आपको उठ के निकलने में थोड़ा तकलीफ होगी। साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि वी आर सिटिंग समवेयर, एवरीवन इज रीडिंग, समथिंग। तो मैंने शुरू से वहीं पढ़ा है, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी डिसिप्लिन फील होता है। मेन चीज़ देखिए ये है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और आपका डिसिप्लिन कोई और नहीं ला सकता है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन रूम में कर पा रहे हैं तो भी मैटर, कोई दिक्कत नहीं है लाइब्रेरी में। बस आपको ये याद रखना है कि आपके अंदर आपको हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं करना है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है और अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना है। बस यही 3 चीज़ है। थैंक यू।